नमस्कार दोस्तों। पिछली बारी हमने सुप्रीम कोर्ट केसेस की बात की थी, राइट? तो आज हम अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया की फाउंडेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर। ये वो पिलर्स हैं जिन पर हमारी पूरी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। इन बॉडीज के बिना गवर्नेंस की और इस देश को चलाने की कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए शुरू करते हैं इस नए विश्लेषण को। इस एक्सप्लेनर में हम 4 मेन स्तंभ कवर करने वाले हैं: निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, यूपीएससी और महान्यायवादी। और हाँ, एंड में एक क्विक रिवीजन टेबल भी देखेंगे ताकि सब कुछ सेट हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्तंभ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग। अगर आपको इस टॉपिक से सिर्फ एक नंबर याद रखना हो तो वो है आर्टिकल 324। इसे बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि यही आर्टिकल इस पावरफुल और इंडिपेंडेंट संस्था की नींव रखता है। अब इनका मेन काम क्या है? सिंपल सी बात है, चुनाव प्रक्रिया को कंडक्ट करना, उसे सुपरवाइज करना और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना। देश के हर कोने में निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट चुनाव हो, ये इंश्योर करना इन्हीं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये एग्जैक्टली किसके इलेक्शंस करवाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। इतनी मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर देश की एक हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग के लिए आपका गोल्डन एग्जाम पॉइंट है आर्टिकल 280। इसे अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए एंकर कर लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का यही हिस्सा इस आयोग को गठित करता है। यहाँ एक डिटेल समझना बहुत एसेंशियल है। ये कोई परमानेंट बेसिस पर कंटिन्यूअसली चलने वाली बॉडी नहीं है। इसे हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और वो भी ठीक हर 5 साल में। ये एक रिकरिंग प्रोसेस है। इनका प्राइमरी रोल क्या होता है? बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उन्हें एफिशिएंटली मैनेज करना। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रांट्स इन एड को लेकर ये अपनी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस देते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि देश के रिसोर्सेज का सही बैलेंस बना रहे और विकास संतुलित हो। अब आते हैं हमारे तीसरे और सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के सबसे रेलेवेंट स्तंभ पर, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी तक हमने सिंगल आर्टिकल्स देखे, राइट? लेकिन यूपीएससी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। ये एक अकेले आर्टिकल से नहीं, बल्कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक के पूरे एक ब्लॉक से गवर्न होती है। ये आर्टिकल्स मिलकर इसकी पावर और कॉम्पोजिशन को डिफाइन करते हैं। यूपीएससी का सबसे मशहूर काम तो आप जानते ही हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स कंडक्ट करना। पर इनका दायरा बस यहीं तक नहीं है। सरकार को रिक्रूटमेंट पर एडवाइस देना और ब्रॉडर सर्विस मैटर्स पर सलाह देना भी इनके मैंडेट का एक बेहद अहम हिस्सा है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पिलर की तरफ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। फटाफट अपने नोट्स में आर्टिकल 76 लिख लीजिए। यही वो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो अटॉर्नी जनरल के पद को एस्टैब्लिश करता है। एग्जाम्स में ये सवाल बार बार पूछा जाता है। इस हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के 2 मेन काम होते हैं। पहला, किसी भी कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर सरकार को क्रूशल लीगल एडवाइस देना, और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को लीगली रिप्रेजेंट करना। एक तरह से ये देश की सबसे बड़ी अदालत में सरकार के सबसे बड़े वकील हैं। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है जो एग्जाम्स में काफ़ी बार टेस्ट होता है। इनकी पार्लियामेंट्री पावर्स को देखें तो अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते हैं, डिबेट्स में बोल सकते हैं, लेकिन वो कभी वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो चुने हुए एमपी नहीं होते। ये शार्प डिस्टिंक्शन हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले चलिए इन सारे हाई यील्ड फैक्ट्स का एक रैपिड फायर रिविजन कर लेते हैं। मेरी मानिए तो इस टेबल का अभी के अभी एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चारों प्रिंसिपल बॉडीज और उनके मैप्ड आर्टिकल्स आपके सामने हैं। इलेक्शन कमीशन 324, फाइनेंस कमीशन 280, यूपीएससी 315 से 323 और अटॉर्नी जनरल 76। ये डायरेक्ट मैपिंग आपके एग्जाम सक्सेस के लिए एकदम क्रूशल है। तो जैसा कि आपने देखा, ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती हैं। ये इंश्योर करती हैं कि पूरे देश में डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, फाइनेंसेस, ब्यूरोक्रेसी और कानूनी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलती रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया सीरीज के अगले पार्ट पर मूव करने से पहले एक बार इस प्रश्न पर डीपली सोचिएगा जरूर।
अगर ये संस्थाएं एक इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट ही ना करती तो क्या इंडियन डेमोक्रेसी की इतनी मैसिव मशीनरी वाकई में सर्वाइव और फंक्शन कर पाती? इस सोच विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।